नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे कामना करता हूँ। जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पढ़ लिया है। उससे संबंध में कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश नंबर 2, अर्थात पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने वाले। ठीक है, ओके। तो आज नंबर 2 कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। कौन सा है? नंबर 2 है। अब हमें देखना है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश से था, हमने सामान्य चर्चा इसकी कर ली थी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुई थी? इस पर्वतमाला की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। और किस क्रम में हुई थी? वलित पर्वत के रूप में। वलित पर्वत के रूप में हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला पर्वतीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किसके रूप में? वलित पर्वत के रूप में। लेकिन आज ये पर्वत है वो किस रूप में बचा हुआ है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। किसके रूप में? अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही बचा हुआ है। पहले की तरह इसमें अब वलित पर्वत जरूर था, लेकिन अब इसमें काट छाट होती रही, जिससे किसका रूप ले लिया? ये अवशिष्ट पर्वत का रूप ले लिया है। अरावली पर्वतमाला है, उसका राजस्थान में अगर देखा जाए तो 9.3% क्षेत्रफल में क्या ये फैली हुई है। अरावली कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? 9.3% क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसके अंतर्गत कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। कौन क्षेत्र में? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है? फैला हुआ है। अर्थात इसका विस्तार की बात की जाए तो कौन सी साइड से है? उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर यह फैला हुआ है। इस पर्वतमाला की हम कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है, यह पर्वतमाला राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में क्या कर देती है? विभक्त कर देती है। और इस पर्वतमाला में पश्चिम की नदियां कहाँ जाती हैं? अरब सागर में। और जो पूर्व की नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अर्थात हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम का जो भाग है, वहां से अगर नदियां निकल रही हैं, उस पश्चिम दिशा से निकल रही है, वो तो कहाँ जाएंगी? अरब सागर में। और अगर उसके पूर्व की साइड से निकल रही हो, कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराएंगी। कौन सी पर्वतमाला से? अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला को देखा जाए तो इसमें आपको क्या पाई जाती है? बहुत सघन वनस्पति पाई जाती है। इससे पहले हमने जो मरुस्थल पढ़ा था वो भी विश्व का क्या है? सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, इतना। चलो अब इसको हम क्या करते हैं? एक मैप के अंतर्गत देखते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, हम उसको देखेंगे अच्छे से। तो हम देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से माना जाता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर माना जाता है। चलो हम नीचे से देखते हैं। इसके देखो जड़ें हैं, वो कहां पर हैं? अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में इसकी जड़ें मानी जाती हैं। और फिर ये भूमि पर प्रकट कब होती है? गुजरात में। और गुजरात का वह स्थान कौन सा है? खेड़ब्रह्मा। खेड़ब्रह्म नामक स्थान पर क्या होती है? सबसे पहले ये सतह पर दिखाई देती है और आगे बढ़ती हुई राजस्थान के माउंट आबू में फिर इसकी धीरे धीरे क्या होती है, ऊंचाई कम होती
जाती है और ये क्या करती है, आगे राजस्थान में होते हुए सीधे कहां तक, दिल्ली के रायलसीमा पहाड़ी तक चली जाती है। रायलसीमा पहाड़ी वो क्या है, इसका अंतिम बिंदु है। कहां पर है ये, दिल्ली में। कहा, दिल्ली में है, संसद भवन के पास तक। तो हम कह सकते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है उसको अगर देखा जाए तो जड़ें कहाँ है इसकी, अरब सागर में, और धीरे धीरे की प्रकट कहाँ होती है, सबसे पहले गुजरात में, खेड़ ब्रह्मा के पास में क्या होती है, प्रकट कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, अब राजस्थान में ये प्रवेश करती है कहां पर, आबू के पास। कहाँ, आबू में, और आबू कहाँ है, राजस्थान में, सिरोही में। आबू उसमें प्रवेश करती है और अंतिम बिंदु इसका राजस्थान में कौन सा है, तातीजा। कौन सा, तातीजा। अर्थात आप कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के विस्तार राजस्थान में माउंट आबू से लेकर के तातीजा तक माना जाता है। यहां से लेकर के यहां तक अरावली पर्वतमाला की अगर क्या देखी जाए, लंबाई देखी जाए तो कितनी है, 692 किलोमीटर। कहां से कहां तक, रायलसीमा पहाड़ी से लेकर के खेड़ ब्रह्मा गुजरात तक क्या है इसकी लंबाई, यहां से शुरू करेंगे तो। लेकिन राजस्थान में अगर आबू से लेकर के तातीजा तक क्या देखी जाए, इसकी लंबाई देखी जाए तो कितनी है, 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर, जो अरावली पर्वतमाला का कितना है, 80% माना जाता है। कितना, लगभग 80% जो अरावली पहाड़ियां हैं वो कहां पर हैं, राजस्थान में स्थित हैं। यह अरावली जो पर्वतमाला है ये दक्षिण की ओर ज्यादा ऊंचाई है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होती जाती है, घटती जाती है, अर्थात इसकी ऊंचाई वो कम होती चली जाती है। सिरोही में ज्यादा मिलेगी और आगे क्या होती जाएगी, कम। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है मुख्य रूप से कितने जिलों में है, 7 जिलों में। मुख्य रूप से कितने जिलों में, 7। अगर गौण रूप से जिले पूछ लिए जाए तो कितने, 16 जिलों तक क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। कहां से, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों तक पाया जाता है, गौण रूप से 16 जिलों तक पाया जाता है। ठीक है इतना। अब आगे देखते हैं क्या, अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं, 3। एक तो कौन सा, दक्षिणी अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश एक हो गया। नंबर 2 हम इसका भाग लेते हैं तो कौन सा है, मध्य अरावली प्रदेश, और नंबर 3 कौन सा है, उत्तरी अरावली प्रदेश। ध्यान से सुनना, अध्ययन की दृष्टि से हम अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और उत्तरी अरावली प्रदेश। मुख्य रूप से कितने पढ़ते हैं, 3 में पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले हम शुरुआत किसी करेंगे, दक्षिणी अरावली प्रदेश की, कि कहां से कहां तक इसका विस्तार पाया जाता है वो देखते हैं। देखो ये अरावली है प्रदेश दक्षिणी, ये कहां से कहां तक है, आबू से लेकर के देवगढ़, आबू से लेकर देवगढ़, और देवगढ़ कहां है, राजसमंद में। अर्थात तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का दक्षिणी भाग है, अर्थात दक्षिणी अरावली प्रदेश है, और वो कहां से कहां तक है, आबू से लेकर के देवगढ़ के बीच में है। अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, किसकी ऊंचाई, दक्षिणी अरावली प्रदेश की ऊंचाई है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 900 मीटर मानी जाती है। कई कई किताबों में आपको 930 भी मान मिल जाएगा, लेकिन आप कितनी बतानी है, 900 मीटर बतानी है कि अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो दक्षिण अरावली प्रदेश क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर मानी जाती है। ठीक है इतना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, दक्षिणी अरावली जो प्रदेश है इसका निर्माण, अर्थात जो कह सकते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश का है क्या निर्माण है, वो कौन सी चट्टानों से हुआ है, ग्रेनाइट व संगमरमरी,
मरमरी जो चट्टाने हैं उनके मिलने से किसका निर्माण हुआ है? ग्रेनाइट और समोरी से दक्षिणी अरावली प्रदेश का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखें क्या इसकी ऊंची चोटियां, क्या देखेंगे कि दक्षिणी अरावली प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कौन सी हैं? तो कह सकते हैं चोटियां, और सबसे पहले कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। इसे गुरु माथा भी कहा जाता है। अर्थात गुरु माथा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? गुरु शिखर को क्या कहा जाता है? गुरु माथा भी कहा जाता है। यह जो ऊंची चोटी है हिमालय से लेकर के नीलगिरी दक्षिण में, उनके बीच में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? भारत की गुरु शिखर। मतलब उत्तर में तो क्या आ गया? हिमालय, दक्षिण में नीलगिरी, उनके बीच में अगर भारत की जो कोई सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है? गुरु शिखर मानी जाती है। यहाँ कौन निवास करते हैं? संत। अर्थात इसे क्या कहते हैं? संतों का शिखर भी कहते हैं। किसको? गुरु शिखर को किसका कहते हैं? संतों का शिखर भी कहा जाता है। यहां पर क्या है? पर्यटन स्थल है। क्या है? पर्यटन स्थल भी है। देखो कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ पर? लव पॉइंट। कौन सा? लव पॉइंट है, हनीमून पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। सुसाइड पॉइंट अर्थात आप कभी गुरु शिखर घूमने जाएंगे तो आपको पर्यटन स्थल के रूप में यहां से क्या दिखेंगे? 3 पर्यटन स्थल दिखेंगे, लव पॉइंट, हनीमून पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। काफी अच्छे दर्शनीय स्थल हैं, कभी जाएं तो देख करके जरूर आए। फिर इसके बाद में अगली चोटी का बात करते हैं तो कौन सी है? शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। कितनी? 1597 मीटर। उसके बाद में हम बात करें तो किसकी? शेर हो गई। शेर के बाद में जरगा। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में दिलवाड़ा। दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। 5वां अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई अगर देखी जाए सीधी सी तो आप कह सकते हैं 1380 मीटर। ठीक है, फिर कौन सा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अलावा और भी जैसे ऋषिकेश पर्वत है, नापाड़ी पर्वत है, और भी इसके अंतर्गत काफी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो क्या है? दक्षिणी अरावली प्रदेश की प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं कि सबसे ऊंची गुरु शिखर, क्या कहते हैं इसे? गुरु माथा कहते हैं, संतों का शिखर कहते हैं। और यहाँ पर इस पर्यटन स्थल के रूप में 3 पॉइंट पाए जाते हैं, लव पॉइंट, हनीमून पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। इसके अलावा इनकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं? शेर है, कितनी है? 1597 मीटर। फिर जरगा है 1431, दिलवाड़ा 1442 किलोमीटर सॉरी, और फिर अचलगढ़ 1380 मीटर और कुंभलगढ़ जो है 1224 मीटर प्रमुख चोटियां हैं यहाँ की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे आबू भी चोटी यहाँ पे प्रमुख चोटी जिसकी 1295 क्या है? ऊंचाई है। अब इस जैसे हमारी क्या हो गई है? चोटियां हो गई है। ओके, अब चोटियों के बाद में हम बात किसकी करेंगे? पठार होगी। किसकी? पठार। कि यहाँ पर दक्षिण में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंतर्गत। ओके, ओके, सबसे पहले देखते हैं पठार कौन कौन से पाए। देखो यहाँ पर है सबसे ऊंचा कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार। ऊंचाई कितनी है? 1379 मीटर। कितनी है? 1379 किलोमीटर। कहां पर है ये? सिरोही में। ओके, सब राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार यही है। नंबर 2 भोराट का पठार। भोराट का पठार ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 1200
1225 मीटर। कितने? 1225 मीटर। कहां पर है ये? उदयपुर में। अब देखो इस पर्वत की पठार की मुख्य बात ये है कि ये क्या करता है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के जल विभाजन का कार्य करता है। जल विभाजन का क्या करता है? कार्य। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो पठार है इसके एक इधर वाला पश्चिम वाला भाग हो तो अरब सागर में, और पूर्वी भाग वो कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। इस पठार को राजस्थान का क्या कहते हैं? दक्षिण का स्कंद भी कहा जाता है। स्कंद कहा जाता था। राजस्थान का दक्षिणी स्कंद किसे कहते हैं? भोराट के पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भोराट के पठार को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कौन सा एक पठार है, आबू का पठार। आबू का पठार ये भी कहाँ है? 1200 मीटर ऊंचा है और कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। फिर आगे वाली बात करें तो कौन से पठार की बात करेंगे? जैसे लासड़िया का पठार है। कौन सा? लासड़िया का पठार। और अगर हम इसमें बात करें तो लासड़िया का पठार हो गया, करास्का का पठार, करास्का का पठार। अब ये क्या है? इस क्षेत्र के प्रमुख पठार हैं जिसको क्या करते हैं हम? दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। एक पठार और रह गया, जैसे उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार ये कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में भी कहां पर देखा जाए तो बिजोलिया का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या है? इसकी अवस्थिति पाई जाती है। करास्का का पठार है, ये यहाँ नहीं है, उत्तरी अरावली प्रदेश में आएगा, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसी प्रदेश को चर्चा करते हुए आगे चलते हैं। अब इसके क्या देखेंगे? दर्रे। दक्षिणी अरावली प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? अर्थात देखना क्या देखेंगे उसके? दर्रे। दर्रे देखो, सबसे पहले तो दर्रा है वो कौन सा है? पगलिया नाल। पगलिया नाल अर्थात दर्रे को क्या बोल सकते हैं हम? नाल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो कौन सी है? पगलिया नाल, जिसको क्या बोल सकते हो? जीलवा की नाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीलवा की नाल भी कहा जाता है। और ये जो है मारवाड़ व मेवाड़, मारवाड़ और मेवाड़ को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। कौन सी? पगलिया नाल। जो पगलिया जो दर्रा है वो मारवाड़ और मेवाड़ को आपस में जोड़ता है और इसे जीलवा की नाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, आगे है सोमेश्वर की नाल। कौन सी? सोमेश्वर की नाल। और सोमेश्वर की नाल है, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये क्या है? सबसे तंग दर्रा माना जाता है। क्या है ये? सबसे तंग दर्रा माना जाता है। कौन सा? सोमेश्वर की नाल। ठीक है, आगे कौन सा है? दिव्य की नाल। कहां स्थित है? राजसमंद में। कहां? राजसमंद में स्थित है। फिर एक और नाल है, कौन सी? हल्दी घाटी की नाल। ये भी कहां स्थित है? राजसमंद जिले में ही स्थित है। कौन सी? हल्दी घाटी। और दिवेर की नाल है, दोनों कहां है? राजसमंद में। एक नाल और है जो दर्रा है, कौन सा? हाथीगुड़ा की नाल। कहां स्थित है? पाली में स्थित है। कहां स्थित है? पाली में स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हमने पठार देख लिया है, ऊंची प्रमुख चोटियां देख ली हैं, और इसके अंतर्गत एक और शब्द रह गया, कौन सा? भाखर। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। तो आपसे पूछा जाए कि भाखर क्या है? भाखर क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि पूर्वी जो क्षेत्र है अर्थात अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में
खड़े ढाल, कौन से खड़े ढाल हैं उन्हें क्या कहते हैं, बाखर कहा जाता है। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, खासकर हमें दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इनको क्या कहा जाता है, बाखर के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, कौन सा पाठ चल रहा था अपना, दक्षिणी अरावली प्रदेश। ऊंचाई हो गई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसे माथा सागर अर्थात गुरु माथा भी कहते हैं, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, 1722 मीटर ऊंचा है। ठीक है, दर्रा हो गया प्रमुख और इसके प्रमुख पठार हो गए। ये कौन सा था आपका, दक्षिणी अरावली प्रदेश। ठीक है, चले आगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अब आगे जो पॉइंट हम बात करेंगे कौन सा है, वो मध्य अरावली प्रदेश। कौन सा, मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश है, इसका विस्तार देवगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद से सांबर झील तक, सांबर झील तक, अर्थात कह सकते हैं विस्तार है वो कहां से कहां तक माना जाता है, देवगढ़ राजसमंद से सांबर झील तक क्या है, इसका विस्तार है। क्या है, विस्तार। ठीक है, यह जो भाग है मध्य अरावली, इसकी क्या औसत ऊंचाई, क्या औसत ऊंचाई है वो कितनी मानी जाती है, 700 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 700 मीटर मानी जाती है। अब ये जो 700 मीटर ऊंचाई मानी जाती है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मध्य अरावली है वहां का विस्तार सबसे कम माना जाता है। अर्थात अजमेर में अरावली का सबसे कम विस्तार माना जाता है। सबसे कम क्या है, विस्तार। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो सबसे कम कौन से जिले में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, अरावली बताएंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है, इसकी चोटियां। गोरमती सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, किसकी, मध्य अरावली जो प्रदेश है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है, गोरमती मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। कितनी, 930। सेकंड जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तारागढ़। कौन सी है, तारागढ़ मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर है। और तीसरी जो यहाँ की प्रमुख चोटी है वो कौन सी है, जहां से लोनी नदी निकलती है, नाग पहाड़। कौन सी, नाग पहाड़, जिसकी ऊंचाई आप कितनी बताओगे, यहां पर 795 मीटर बताओ। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मध्य अरावली प्रदेश के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोरमती, जिसकी ऊंचाई कितनी, 930 मीटर। फिर तारागढ़ 873, नाग पहाड़ 795। ये क्या है, यहाँ की प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, आगे देखेंगे फिर क्या, मध्य अरावली में क्या आता है, ब्यावर। ब्यावर में 4 दर्रे पाए जाते हैं। कितने रे, 4 दर्रे पाए जाते हैं। अब देखो 4 दर्रे कौन कौन से हैं वो देखना है हमें यहाँ पर ना। तो सबसे पहले कौन सा है, शिवपुर घाट दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा। नंबर 2 बर्रे दर्रा। पहला कौन सा था, शिवपुर घाट दर्रा, दूसरा बर्रे घाट दर्रा, तीसरा पाखरिया। पाखरिया की नाल, अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, पाखरिया नाल भी कह सकते हैं। अर्थात इससे क्या कह सकते हो आप, पाखरिया नाल या पाखरिया दर्रा भी कह सकते हैं। नंबर 4 था वो कौन सा है, सूरा घाट दर्रा। अब देखो इन चारों में से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा ब्यावर में नहीं है, अर्थात इन दर्रों के बारे में पूछ सकते हैं। ब्यावर में कितने दर्रे, 4, शिवपुर, बर्रे, पाखरिया और सूरा घाट है।
ये क्या है, ब्यावर के प्रमुख दर्रे हैं जो मध्य अरावली पर्वत के अंतर्गत आते हैं। आगे इसके बाद अन्य दर्रा देखा जाए तो कौन से हैं, झीलवाड़ा का दर्रा, ठीक है, पीपली का दर्रा, पीपली का दर्रा, झीलवाड़ा का दर्रा, पीपली का दर्रा, और भी अगर इसमें देखा जाए तो कछवाड़ी का दर्रा, कछवाड़ी का दर्रा। इस प्रकार से ये क्या थे, मध्य अरावली प्रदेश के प्रमुख दर्रे थे, ये इनकी क्या होगी, प्रमुख चोटियां होगी। अब फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। विस्तार मध्य अरावली का देवगढ़ राजसमंद से लेकर के सांबर झील तक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर मानी जाती है। और अजमेर ऐसा जिला है जहां पर अरावली का सबसे कम विस्तार पाया जाता है, ठीक है। फिर इसकी प्रमुख चोटियां हैं तो कौन सी है, गोरमती चोटी जो सबसे ऊंची है 930 मीटर, तारागढ़ है वो कितनी है 873 मीटर, और नाग पहाड़ है वो कितनी है 795। ब्यावर के अंतर्गत कितने दर्रे आते हैं, इसमें 4 दर्रे आते हैं, शिवपुर घाट दर्रा, बर्रे दर्रा, पाखरिया नाम दर्रा और सूरा घाट दर्रा, तो काफी इंपोर्टेंट है। इसके अलावा झीलवाड़ा का दर्रा, पीपली का दर्रा, कछवाड़ी का दर्रा है वो किसके अंतर्गत पड़ते हैं, इनको मध्य अरावली प्रदेश के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कौन सा लास्ट और तीसरा टॉपिक था, कौन सा, उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखो अंतिम कौन सा आपका उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, विस्तार। विस्तार कहां से कहां तक है, तातीजा, कहां पर है, खेतड़ी, तातीजा खेतड़ी से लेकर के सांबर तक, सांबर तक। अब खेतड़ी में कहां पर है, झुंझुनू में, तो आप कैसे तातीजा झुंझुनू से लेकर के सांबर तक क्या मानी जाती है इसकी ऊंचाई, अर्थात सॉरी इसका विस्तार माना जाता है। इसकी क्या ऊंचाई, अर्थात इसकी औसत ऊंचाई देखी जाए तो कितनी है, 450 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 450 मीटर ऊंची ऊंचाई किसकी मानी जाती है, उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की मानी जाती है। इस प्रदेश की क्या ऊंची चोटियां, क्या रे, ऊंची चोटियां, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सीकर में रघुनाथगढ़, कौन सी है, रघुनाथगढ़, ऊंचाई है 1055 मीटर। कितनी है, 1055 मीटर ऊंची मानी जाती है। फिर नंबर 2 कौन सी है, खो, और खो कितनी ऊंची है, 920 मीटर, सॉरी 920 मीटर है, और ये कहां है, अलवर में है, और ये कहां है, सीकर में। तो कह सकते हैं उत्तरी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, उसके बाद में कौन सी है, खो। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में है, और खो कहाँ है, अलवर में है। इसके बाद में क्या है, भेरोच, क्या भेरोच है, भेरोच आप याद रखना, रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची हो गई, भेरोच, बरवाड़ा, बरवाड़ा और बबाई। देखो इनकी चोटियों की ऊंचाई याद रखना है, सबसे इजी है 792 मीटर, 6 कम करो 786 मीटर, फिर 6 कम करो 780 मीटर। ये क्या है, इनकी प्रमुख ऊंची चोटियां। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर जो कहाँ है, सीकर में। खो 920 मीटर है जो कहाँ है, स्थित है, अलवर में है। उसके बाद में भैरव 792 मीटर, बरवाड़ा है 786 मीटर ऊंची, और आपकी कौन सी, बबाई जो प्रमुख ऊंची चोटियों के अंतर्गत आती है 780 मीटर ऊंची है। ये क्या थी, उत्तरी अरावली प्रदेश की प्रमुख चोटियां थी। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, पठार भी है। मुख्य रूप से क्या है, 2 पठार। एक तो कौन सा, क्रास्का का पठार, कौन सा है, क्रास्का का पठार है, जिसके ऊपर क्या बना है, काकन बाड़ी का किला, काकनवाड़ी का किला बना हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि क्रास्का का जो पठार है वो कहां पर स्थित है, अलवर में। कहां स्थित है, अलवर में। और इस पठार के ऊपर कौन सा किला बना हुआ है,
काकनबाड़ी का किला बना हुआ है। प्रश्न उठे कि काकनबाड़ी का किला है वो कहाँ बना हुआ है, तो क्रास्का के पठार पर, और कहाँ, ये अलवर में। ठीक है। नंबर दूसरा जो पठार है वो कौन सा है, डोसी का पठार। कहाँ है ये, डोसी का पठार। और ये भी किसकी सीमा पर है, ये हरियाणा की सीमा पर स्थित है, अर्थात हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर क्या है, ये पठार स्थित है। कौन सा, डोसी का पठार। ठीक है। ये क्या थे, दक्षिणी उत्तरी राजस्थान के प्रमुख विशेषता, अर्थात उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की क्या थी, प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर एक दो बार और आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।